राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं डेली आपके लिए हिंदी साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आती हूं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला जो प्रश्न है वो है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन कार्यरत था। इसके ऑप्शन हैं, देखिए, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, ये इसमें सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो समय है, जो जीवन काल है, वो है 1850 से 1885। ये केवल 35 वर्ष ही जीवित रहे थे, 35 वर्ष। प्रताप नारायण मिश्र जी का है 1856 से 1894। ये भी केवल 38 वर्ष ही जीवित रहे। अंबिका दत्त व्यास जी का है 1858 से 1900 और ये केवल 42 वर्ष जीवित रहे, ये भी 42 ईयर्स। और राधा कृष्ण दास जी 1865 से 1907 इनका जीवन काल है। तो ये भी हमारे बीच केवल 42 वर्ष ही ये जीवित रहे थे, लेकिन इतने कम समय में भी इन चारों ने हिंदी साहित्य में अपना अपूर्व योगदान दिया था। तो जो ये कूट निकल कर आता है हमारा, वो है 3142। चलिए देखते हैं 3142 कौन से ऑप्शन में है। 3142 ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। भारतेंदु जी के लिए यह टिप्पणी किस विद्वान ने की है। तो जो इसके ऑप्शन हैं वो देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो भारतेंदु जी के लिए यह जो टिप्पणी की है वो की है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक जगह काव्य कृति का नाम है, दूसरी जगह लेखक का नाम दिया है हमें। तो लोकोक्ति शतक किसकी रचना है, ये है प्रताप नारायण मिश्र जी की। नीति विनोद किसकी रचना है, गोविंद गिल्ला भाई की। कुब्जा पचीसी नवनीत चतुर्वेदी की है। और प्रेम माधुरी किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो जो इसमें कूट निकल कर आता है वो है 3124। 3124 देखते हैं किसमें 3124। ये है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है। इसमें ऑप्शन देखिए, 1860 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1873 ईस्वी या फिर 1874 ईस्वी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1868 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, बाइबिल का हिंदी अनुवाद करने वाले विद्वान थे। ऑप्शन है, विलियम केरे, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाइबिल का जो हिंदी में अनुवाद किया था वो किया था ऑप्शन नंबर ए, विलियम केरे ने। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ऑप्शन देखिए, जयद्रथ वध, साकेत, हिम तरंगिनी या फिर यशोधरा। तो जो मैथिली शरण गुप्त की इसमें से कृति नहीं है वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी, हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी किसकी कृति है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह कृति है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है ये। और इसके अलावा जयद्रथ वध, साकेत और यशोधरा, ये तीनों किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। लेकिन हिम तरंगिनी किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। और इसके अलावा एक और है इनकी, हिम किरीटनी, वो भी किसकी है,
माखनलाल चतुर्वेदी जी की। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी मिलान पर ही आधारित है। इसमें सूची 1 में कृति का नाम दिया है और सूची 2 में कृतिकार का नाम दिया गया है। तो द्वापर किसने लिखी है? द्वापर लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने। त्रिशूल तरंग जो लिखी है वो लिखी है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी ने। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है और हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की। ये मैंने अभी बताया, हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी दोनों ही माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। तो जो इसमें कूट निकल कर आता है वो कौन सा आता है? CADB और B, CADB। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। CADB, ऑप्शन नंबर B। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? छायावादी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर प्रगतिवादी युग। तो मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के कवि हैं? वो है ऑप्शन नंबर C, द्विवेदी युग के। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है? ऑप्शन देखिए, मौर्य विजय, स्वप्न, द्रौपदी या फिर प्रिय प्रवास। तो जो राम नरेश त्रिपाठी की कृति है इसमें से वो है ऑप्शन नंबर B, स्वप्न। देखिए मौर्य विजय जो है वो किसकी है? सिया राम शरण गुप्त जी की है। सिया राम शरण गुप्त जी की है। सिया राम शरण गुप्त जी की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। और जो द्रौपदी है वो किसकी है? ये है सुरेंद्र वर्मा की। सुरेंद्र वर्मा का ये नाटक है। और जो स्वप्न है वो है राम नरेश त्रिपाठी की। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हैं, आप इन्हें अपने नोट्स के रूप में नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? इसके ऑप्शन देखिए, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो ये पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं? ऑप्शन नंबर A, शुक्ल जी की, गया प्रसाद शुक्ल जी की ये पंक्तियाँ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये पंक्तियाँ किस काव्य कृति की है? ऑप्शन देखिए, साकेत, यशोधरा, पंचवटी या फिर द्वापर। तो जो ये काव्य कृति है वो है ऑप्शन नंबर B, यशोधरा की। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, रामकथा का चित्रण या फिर ये सभी। तो साकेत की रचना का मूल उद्देश्य था B, उर्मिला को महत्व देना। हमारा अगला प्रश्न है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। यहाँ पर निष्प्राण होना चाहिए, निष्प्राण। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? ये ऑप्शन देखिए, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, राम नरेश त्रिपाठी। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? इसमें ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे या फिर श्रीधर पाठक। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, श्याम नारायण पांडे। हमारा अगला प्रश्न, ये एक सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। इसमें रचना देखिए, प्रेम सरोवर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये है भारतेंदु जी की। लालित्य लहरी, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। श्यामा सरोजनी जगमोहन ठाकुर की है। और भारत 12 मासा, ये है राधा कृष्ण
दास की रचना। तो इसमें जो कूट बैठता है वो है 3142, 3142। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसके ऑप्शन है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। स्वदेशी कुंडल किसने लिखा है? तो इसके ऑप्शन है रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राय देवी प्रसाद पूर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? इसके ऑप्शन है रस कलश, चुभते चौबते, मृत्युंजय या फिर प्रिय प्रवास। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय। और मृत्युंजय किसकी रचना है? ये है शिवाजी सावंत की रचना है, शिवाजी सावंत, इनकी ये रचना है। बाकी मृत्युंजय नहीं, शिवाजी सावंत जो है, हाँ मृत्युंजय, बाकी है रस कलश और चुपते चौपते, प्रिय प्रवास, ये तीनों हैं हरिऔध जी की रचनाएं। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तो जो झांसी की रानी कविता है उसके रचयिता हैं ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? इसके ऑप्शन हैं सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। हमारा अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसके ऑप्शन देखिए, रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा या फिर पाजेब। तो दिनकर जी की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए, रसवंती। और इसके अलावा मुकुल किसकी है? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। पाजेब जैनेन्द्र की कहानी है, जैनेन्द्र जी की कहानी है, जो कि किस पर आधारित है? बाल मनोवैज्ञानिकता पर ये कहानी आधारित है। और रसवंती जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है, बालकृष्ण शर्मा जी की ये कविता है। और इसके अलावा जो रसवंती है वो है दिनकर जी की रचना। हमारा अगला प्रश्न है, क्वासी के रचयिता कवि का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो क्वासी के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। हमारा अगला प्रश्न, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है कृति का नाम और कृतिकार का नाम। हम विस्पाई जन्म के, ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति है। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है। और कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है। तो जो इसका सही कूट है वो है सी डी बी ए, सी डी बी ए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम बताइए। इसके ऑप्शन हैं सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर श्याम नारायण पांडे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्याम नारायण पांडे।
हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी या फिर उर्वशी। तो जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। उपाध्याय जी द्वारा ये लिखित है। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? त्रिशूल, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हनुमान या फिर अनामदास। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य है वो बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मुकुटधर पांडे या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये कौन से युग के थे? ये थे भारतेंदु मंडल के कवि। भारतेंदु, ये थे भारतेंदु मंडल के। और इनके अलावा मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मुकुटधर पांडे ये द्विवेदी मंडल के कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है? वैदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास या फिर उद्धव शतक। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था? मैथिली शरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ब्रज कोकिल किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी, सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई थी? इसके ऑप्शन है भारत भारती, यशोधरा, द्वापर या फिर साकेत। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, साकेत। साकेत 1931 में प्रकाशित हुआ था। भारत भारती 1912 है इसका प्रकाशन वर्ष। यशोधरा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933 और द्वापर का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। कभी कभी इनके प्रकाशन वर्ष भी आ जाते हैं तो आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक या फिर भ्रमर दूत। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साकेत। क्योंकि साकेत में किसका वर्णन किया गया है? उर्मिला। हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक या फिर मुकुटधर पांडे। तो कश्मीर सुषमा जो लिखा है वो लिखा है ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, रोमानी भाव बोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? छायावादी कवि, रीति मुक्त कवि, स्वच्छंदतावादी कवि या फिर रहस्यवादी कवि। तो रोमानी भाव का बोध के कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नामक से कि हिंदी में किस कवि ने किया था? तो उजड़ ग्राम नाम से किया था इसमें ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत रचना नहीं है? तिलोत्तमा, जयद्रथ वध, चित्राधार या फिर द्वापर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तिलोत्तमा। इसके अलावा देखिए जयद्रथ वध, द्वापर और चित्राधार ये सब किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की है। लेकिन तिलोत्तमा देखिए यहाँ पर ये आंसर गलत दिया है। इसमें तिलोत्तमा, जयद्रथ वध और द्वापर ये तीनों ही मैथिली शरण गुप्त की रचना है। लेकिन चित्राधार किसकी है? यहाँ पर आंसर आपका चित्राधार ऑप्शन सी होना चाहिए। ये है जयशंकर
प्रसाद की रचना है। जय शंकर प्रसाद जी की ये रचना है। कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है। देखिए चित्राधार हमारा सही आंसर होगा और तिलोत्तमा, जयद्रथ और द्वापर जो है वो गुप्त जी की रचना है, लेकिन जो चित्राधार है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? इसके ऑप्शन हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक या फिर मुकुटधर पांडे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। हमारा अगला प्रश्न है, सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? इसके ऑप्शन है राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो सुकवि नामक पत्रिका का जो संपादन किया था वो किया था ऑप्शन नंबर सी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? इसके ऑप्शन है देखिए मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्रीधर पाठक, रूपनारायण पांडे। तो शुक्ल जी ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? वो माना है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे। और ये एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखिए विष्णुप्रिया किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है विष्णुप्रिया। हिम किरीटनी मैंने अभी बताया था आपको, ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। परशुराम की प्रतीक्षा ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। और हिंडोला जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। तो जो इसमें कूट है वो है बी ए डी सी, बी ए डी सी। देखिए ऑप्शन नंबर डी, बी ए डी सी। हमारा अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता रही है? इसके ऑप्शन है छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर प्रगतिवाद। तो इतिवृत्तात्मकता जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग की कविता की प्रमुख विशेषता। और मैंने कल बताया था आपको भारतेंदु युग की जो कविता की विशेषता रही थी वो थी समस्या पूर्ति। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन देखिए स्वच्छंदतावाद, नवजागरण सुधार काल, राष्ट्रीयतावादी काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग का एक अन्य नाम था ऑप्शन नंबर बी, नवजागरण सुधार काल। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा था? और इसके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये कहा था ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। हमारा अगला देखिए, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, यह परिभाषा किसकी है? इसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो जो इसका सही आंसर है वो है महादेवी वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है, यह परिभाषा किस आलोचक की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, राम कुमार वर्मा की या फिर जयशंकर प्रसाद की। तो छायावाद के लिए यह जो परिभाषा दी है वो दी है ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा ने। हमारा अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर नगेंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी एक परिभाषा में ही है,
छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? ये ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे या फिर आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। तो जो ये परिभाषा दी है वो दी है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी एक परिभाषा पर ही है। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक के हैं? इसके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो कहा है वो किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, ये 4-5 छायावाद के लिए परिभाषा दी है विद्वानों ने, और ये इनमें से कभी ना कभी कोई ना कोई परिभाषा पूछ ली जाती है। तो आप अपनी नोटबुक में या नोट्स की जो बना रहे हैं आप, उसमें केवल आप इतना लिखिए, जैसे स्थूल जिस भी परिभाषा में अगर इस तरह की छायावाद की परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं तो आप इन्हें शॉर्ट में याद करिए। अगर स्थूल और सूक्ष्म लिखिए आप, फिर उसके आगे आप डॉक्टर नगेंद्र लिखिए। फिर अगली जो परिभाषा है, जैसे देखिए इसमें उद्गीत लिख लीजिए आप। एक जो वर्ड है जिसे आप याद रख सकें, उद्गीत लिखिए और उसके बाद आप लिखिए उसमें उसके आगे महादेवी वर्मा। अगर आप इस तरह से इन्हें एक एक शब्द करके याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में परेशानी नहीं होगी कि ये परिभाषा किसने दी है, आपको एकदम से याद आ जाएगा। जैसे आपका इसमें है आत्मा, परमात्मा, तो आप इनको लिखने के बाद आगे इसके आगे लिखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये परिभाषाएं एक ना एक आ जाती हैं। और इसमें देखिए स्वानुभूतिमयी, आप इस शब्द को लिखिए और इसके आगे आप लिख लीजिए जयशंकर प्रसाद। स्वानुभूतिमयी लिखने के बाद आप लिखिए जयशंकर प्रसाद। और इसके बाद आप देखिए रहस्यवाद लिखिए, रहस्यवाद के आगे आप लिखिए रामचंद्र शुक्ल। और इसमें देखिए आप पाश्चात्य, एक शब्द आप इसमें पाश्चात्य छांट लीजिए और उसमें आप ज़रूर लिखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से अगर आप इन शब्दों के आगे इनके जो परिभाषा जिन्होंने दी है उन्हें लिखेंगे तो आपको एकदम से ये परिभाषाएं एग्ज़ाम हॉल में आसानी से आप इसमें अपना आंसर का चयन कर सकते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? इसके ऑप्शन है देखिए, रहस्यवादी भावना, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, शोषण का विरोध या फिर अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, शोषण का विरोध। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूछता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूद दुहरे द्रग द्वार। यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? इसके ऑप्शन है पंत, प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। आशा है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप जो भी नए हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।